नमस्कार। संभव के YouTube चैनल पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है, जिसके अंदर बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के अंदर इनऑर्गेनिक के पेपर को किस तरह से अपन को करना है, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह क्या हैं, यूनिट वाइज क्वेश्चंस उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इनकी बात अपन इससे प्रीवियस वीडियो में अपन कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के अंदर सेकेंड पेपर यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर की। देखिए, अगर अपन बात करें बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर की, देखिए बिल्कुल उसी तरह से अपन बताएंगे हर एक यूनिट में से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, फिर आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी जो आपको इजी लगे वो वाले क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट क्या दे रखी है अपने, रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन है मैकेनिज्म यानी अभिक्रिया की क्रियाविधि। देखिए, सेकेंड यूनिट की अगर बात करें तो सेकेंड यूनिट क्या दे रखी है अपने, स्टीरियो केमिस्ट्री, त्रिविम रसायन। थर्ड यूनिट की अगर बात करें क्या दे रखे हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्केन और एल्काडाइंस। एल्काडाइंस। फोर्थ यूनिट की बात करें, एरिन एंड एरोमेटिसिटी, यानी एक तो एरिन और इसके साथ में एरोमेटिकता। और लास्ट वाली यूनिट की अगर बात करें तो दे रखे हैं एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। इन कंपाउंड्स की बात करें तो ये पहला कौन सा हो जाएगा, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लो एल्केन, एल्कीन, साइक्लो एल्केन और लास्ट क्या हो जाएगा, डाइईन। ये तो है टॉपिक्स। हर वाली यूनिट के अंदर से कितने क्वेश्चन आएंगे, 2। बात करते हैं सबसे फर्स्ट। देखिए, यूनिट फर्स्ट जो है उसके अंदर अगर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है किसका, यहाँ पर, कि कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का मतलब है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, उसके दौरान जितने भी परिवर्तन होंगे उन सब का अध्ययन करना क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो पुराने बंध टूटते नए बंध बनते तो अभिक्रिया संपन्न होगी। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है बंध विखंडन, बॉन्ड क्लीवेज। बंध विखंडन कितने प्रकार का होता है, तो 2 होते हैं। बीच में से टूटता है उसको बोलते हैं समास, होमोलाइटिक। और अगर बीच में से नहीं टूट के इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक ही तरफ हो जाता है तो इसको बोलते हैं हेटेरोलाइटिक या विस्मास विखंडन। सेकंड जो क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे पूछा जाता है रिएक्टेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी अपन को पूछते हैं अभिकर्मकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएजेंट। कितने टाइप के होते हैं अपन बताते हैं, 2। एक कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल। और अगर एक बात करें तो किसको बोलेंगे, नाभिक स्नेही, इनको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन स्नेही जो इलेक्ट्रॉनों से स्नेह करते हैं यानी नेगेटिव पे जुड़ते हैं, और नाभिक स्नेही का मतलब जो पॉजिटिव से जुड़ते हैं। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही क्या होते हैं, इनको बताइए। या फिर दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, ये नाभ इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ये भी कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2। एक पॉजिटिव चार्ज वाले, एक कैसे हो सकते हैं, उदासीन। ये भी 2 टाइप के हो सकते हैं, एक जिन पे नेगेटिव चार्ज है, एक कैसे हैं, उदासीन। इनमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, हमेशा डेफिशिएंसी होती है। जैसे आपको दे दे H+, यहाँ पे बात करें तो AlCl3 ZnCl2,
नेगेटिव की बात करें तो जैसे H- हो गया, साइनाइड माइनस हो गया, OH-। लोन पेयर्स की बात करें तो जैसे RnH2 हो गया, H2O हो गया, इस तरह से। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे अभिकर्मकों के प्रकार बताइए, इलेक्ट्रॉन्स नहीं नाभिक्स नहीं के प्रकार बताइए, तब कोई समस्या नहीं, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम्पल दे सकता है, और फिर आपको पूछ सकता है कि इनमें से इलेक्ट्रॉन्स नहीं और नाभिक्स नहीं को छांटिए। ठीक है, तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इनमें आपको सारा लिखा चुका है। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं नाभिक्स नहीं वगैरह क्या होते हैं, इसका जो वीडियो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वो आप सेकंड देखें। ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती क्या होते हैं। तो जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है उनके बीच में बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटरमीडिएट। कितने सिलेबस में दे रखे हैं, 6। सबसे पहला कार्बोकेटाइन, कार्ब धनायन, क्या होना चाहिए, कार्बन 3 बॉन्ड, एक इस पे पॉजिटिव चार्ज। सेकंड अगर बात करें क्या होना चाहिए, कार्ब ऋणायन, कार्ब ऋणायन क्या होता है, 3 बॉन्ड होने चाहिए, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। थर्ड अगर बात करें क्या होता है, कार्ब मुक्त मूलक, क्या होना चाहिए, कार्बन, इस पे एक फ्री रेडिकल, ये विषवांश विखंडन से बनते हैं, ये समांश विखंडन से। फोर्थ की अगर बात करें तो क्या होती है, कार्बीन, 2 बॉन्ड, 2 इस पे क्या पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। फिफ्थ की बात करें तो क्या हो जाएगी, नाइट्रीन, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड। और छठा जो है वो क्या हो जाएगी, बेंजाइन, बेंजीन नहीं है बेंजाइन है। बेंजीन में तो क्या होते हैं, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या हो गया, बेंजाइन। ये है अपने 6 मध्यवर्ती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि एक तो जब अभिक्रिया होती है तो बॉन्ड अगर कंप्लीटली टूट जाता है तब तो बन जाते हैं इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती, और कंप्लीटली नहीं टूटता तो वहां पे बनती है ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। तो पूछ लिया जाता है इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है जी, तो ये जो क्वेश्चन है ये तो आते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। सबसे इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो इंटरमीडिएट्स का क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली हर बार आता है। तो आप देखें इसके अंदर से कार्ब एनाइन जो है या कार्बिन वगैरह है, ये सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये छोटा सा है और एक इनके प्रकार है। अब इसके बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, अगर अपन यहाँ पे बात करें इनके अलावा क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अब अपन से पूछे जाते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार की होती है। तो देखिए टोटल जो रिएक्शंस होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं अपने पास में, 4। सबसे पहली कौन सी अभिक्रिया होती है, एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। सेकंड अगर बात करें योगात्मक के जस्ट अपोजिट कौन सी होती है, एलिमिनेशन, विलोपन अभिक्रिया। थर्ड है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और फोर्थ जो होती है वो पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ये इनकी अगर बात करते हैं, किसी भी चीज का आकर ऐड होना क्या कहलाता है, योगात्मक। 3 टाइप की होती हैं, अगर पहले आके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाए तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक, इलेक्ट्रॉन्स ने एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल आके पहले जुड़े तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अगर फ्री रेडिकल आके जुड़ जाए तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। यानी इलेक्ट्रॉन्स ने योगात्मक, नाभिक्स ने योगात्मक, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। विलोपन का मतलब होता है जो अपन को कंपाउंड दे रखा है उसमें से कोई ग्रुप हटना। योगात्मक की बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इस पे जोड़ दो जल को H+ और OH-। कैसे जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, 2 ग्रुप्स को जोड़ दो, तो CH2 एक तरफ H और एक तरफ OH, ये क्या हो गया, एडिशन रिएक्शन। ये कंपाउंड है, इसमें से 2 को हटा दो, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे, एक डबल बॉन्ड बनेगा। ये अभिक्रिया में देखो 2 ग्रुप हट रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाती है, विलोपन। विलोपन की अगर बात करें तो कौन से ग्रुप कहां से हटते हैं, जैसे इनकी बात करें तो ये 1 और 2 से हट रहे हैं, या इसको अल्फा और बीटा बोल सकते हैं। तो देखो इनकी बात करें, एक ही कार्बन से 2 ग्रुप हट जाएं तब इसको बोलते हैं 1-1 विलोपन या अल्फा विलोपन। 1-2 से हट जाएं 1-2 या बीटा विलोपन। 1-3 से हट जाएं तो 1-3 या 1-4 से हटे तो 1-4 विलोपन। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप आके जुड़ेगा, एक वहां से हटेगा, ये क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन। जैसे देखो RX की रिएक्शन कराओ किससे,
जल से, इसमें माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस, इसके माइनस को इसके प्लस से, इसके प्लस को इसके माइनस से, क्या बन जाएगा ROH, और प्लस क्या हट गया यहाँ से HX। ठीक है, तो देखो अक्स हट गया, आके कौन जुड़ गया OH, एक हटा एक जुड़ा, क्या हो गया प्रतिस्थापन। ये भी 3 टाइप का। इलेक्ट्रॉन स्नेही के कारण प्रतिस्थापन होता है, तब बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही के कारण हो जाए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, फ्री रेडिकल के कारण हो जाए तो फ्री रेडिकल प्रतिस्थापन। बात करें पुनर्विन्यास की, तो पुनर्विन्यास में ना कोई ग्रुप जुड़ता है ना कोई ग्रुप हटता है, बस जो ग्रुप होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं, जिससे कम स्थायी से क्या बन जाती है, अधिक स्थायी रिएक्शन। ये हो गए टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक अगर बात करें अपन, तो ऊर्जा के आधार पर अभिक्रियाएं होती हैं, वो 2 टाइप की होती हैं। एक होती है उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक जो होती है वो होती है उष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उष्माशोषी और उष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं क्या होती है, इनमें क्या लिखो अंतर। ठीक है जी। अब देखो कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है तो उसको कितने टाइप से समझा सकते हैं अपने, 2। एक तो किसके आधार पर समझा सकते हैं, उष्मागतिकी के आधार पर, यानी थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स हमेशा किसको बताती है, डेल जी। डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है तो अभिक्रिया अपने आप होगी स्पॉन्टेनियस, स्वतः अभिक्रिया। पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, अस्वतः अभिक्रिया। और 0 है तो अभिक्रिया किस में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम, साम्य में। और दूसरा किससे समझा सकते हैं, गतिकी से। गतिकी का मतलब है काइनेटिक्स से। काइनेटिक्स क्या बताती है, किसी भी अभिक्रिया के वेग को बताती है कि कोई भी रिएक्शन फास्ट है या स्लो है। अब ये फास्ट और स्लो के आधार पर अगर बात करें तो देखिए क्या बताते हैं कि कोई भी रिएक्शन होती है वो इस तरह से होती है, यहाँ इसके पास जो पहले से एनर्जी होती है उसको बोलते हैं दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इसके अतिरिक्त जो चाहिए होती है वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। तो जिन अभिक्रियाओं के अंदर अगर बात करें एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम होता है वो तो फास्ट होती है, ज्यादा होता है तो वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, और लास्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसमें पूछा जाता है कि कोई भी अगर आपके पास में रिएक्शन है तो आप उस अभिक्रिया की मैकेनिज्म को कैसे डिफाइन करोगे। तो यानी अभिक्रिया की क्रियाविधि को निर्धारित करने की विधियां। तो देखिए यहाँ पे 3 विधियों द्वारा अपन क्या बता सकते हैं, रिएक्शन की मैकेनिज्म। फर्स्ट समस्थानिक विधि, समस्थानिक विधि। समस्थानिक का मतलब क्या होता है, आइसोटोप मेथड्स। इसमें क्या काम में लेते हैं, एक ही परमाणु के अलग अलग आइसोटोप्स को काम में लेंगे और फिर बताएंगे इसकी मैकेनिज्म में क्या होगी। सेकंड विधि जो होती है वो कौन सी होती है, उत्पाद विश्लेषण विधि। इसमें क्या करते हैं, प्रोडक्ट एनालिसिस मेथड, उत्पाद विश्लेषण विधि। प्रोडक्ट को देख के बताते हैं कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में क्या रही होगी। और थर्ड जो होती है वो आती है त्रिविम रसायन विधि, स्टीरियो केमिकल मेथड। यानी कोई प्रोडक्ट बन रहा है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को देख के, जैसे रेसेमिक मिश्रण है तो वहां SN1 रिएक्शन होती है, और अगर एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो वो रिएक्शन की मैकेनिज्म SN2 होती है। इनको देख के बताते हैं अपन इनकी रिएक्शन मैकेनिज्म। और इसमें एक लास्ट क्वेश्चन आता है, वो पढ़ना होता है आपको, फॉर्मल चार्ज, औपचारिक आवेश। यानी कोई भी जैसे SO4-2 है, इसमें पूछ सकता है सल्फर का फॉर्मल चार्ज कितना है या ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना है। ठीक है, तो ये है इसके क्वेश्चंस। पहला क्या पूछा गया, इलेक्ट्रॉन अभिकर्मकों के प्रकार, बंद विखंडन, मध्यवर्ती रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाओं में ऊर्जा के आधार पर प्रकार, उष्मागतिकी और काइनेटिक्स के द्वारा अपन इसकी रिएक्शन। एक पूछेगा अभिक्रिया की क्रियाविधि को निर्धारित करने की विधियां, और लास्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसका औपचारिक आवेश। अगर ये पूरा पढ़ लेंगे आप तो यहाँ से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे आपके, 2। तो ये है अपनी बहुत ही इजी यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, जिसको अपन बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। ठीक है जी, सारे ही टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप एक बार पढ़ के आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी है, यहाँ से आप दोनों क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं।
इस रिएक्शन की बात करें, इस यूनिट की बात करें तो यहाँ पे भी दो क्वेश्चन कौन से हैं, देखो सेपरेट सेपरेट बता देते हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आती है आइसोमेरिज्म। समावयवता क्या होती है, तो समावयवता की बात करते हैं, दो टाइप की होती है। एक होती है स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक, एक होती है त्रिविम, स्टीरियो। ये अपने सिलेबस में है, ये सिलेबस में नहीं है। त्रिविम की बात करें तो ये दो टाइप की होती है। एक तो कौन सी होती है, प्रकाशिक, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दूसरी की अगर बात करें तो क्या होती है, ज्यामितीय, यानी इसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो एक क्वेश्चन तो आएगा किसमें से, प्रकाशिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में से, और एक क्वेश्चन आएगा किसमें से, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में से। दोनों पढ़ लेंगे, आसानी से दो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। एक पढ़ना चाहते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत ही आसान होती है। अब देखिए ऑप्टिकल में बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दो क्या बनते हैं, आइसोमर्स, समावयवी। पहला जिसको बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब समावेवी, दर्पण प्रतिबिंब समावेवी, इसको बोलते हैं इनंशियोमर्स। और एक होते हैं विविरीम समावेवी। विविरीम समावेवी क्या होते हैं, इनको बोलते हैं डाइस्टीरियोमर्स। जो एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब, वो तो होते हैं दर्पण प्रतिबिंब, और जो नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, डाइस्टीरियोमर्स या विविरीम समावेवी। तो इनको देखने के लिए क्या होनी चाहिए, कोई भी कंपाउंड है उसमें क्या होनी चाहिए, सममिति एब्सेंट होनी चाहिए, सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए, यानी वो कैसा होना चाहिए, किरेल होना चाहिए। ठीक है जी, तो किरेल क्या है, तो क्या दे सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और जिनमें किरेल कार्बन नहीं होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में नहीं देते। अब देखिए अगर अपन यहाँ पे बात करें इन किरेल कार्बनों की, तो यहाँ पे कोई भी अगर बात करते हैं तो देखिए इनका क्या पढ़ा जाता है, अपन ने कहा विन्यास पढ़ते हैं अपन। देखिए विन्यास में क्या करेंगे, दो टाइप से पढ़ेंगे। एक तो कौन सा पढ़ेंगे, निरपेक्ष विन्यास, एक कौन सा पढ़ेंगे, सापेक्ष विन्यास। एक एब्सोल्यूट, एक रिलेटिव। देखिए सापेक्ष विन्यास है वो अच्छा विन्यास ही नहीं है। इसमें कौन सी नेमिंग पढ़ते हैं अपन, डी और एल नेमिंग। डी और एल में मतलब मुख्य क्रियात्मक समूह को यहाँ पे रखो, OH और H को देखो, CH2OH कायरल, ये कायरल सेंटर है। कायरल कार्बन का मतलब होता है जिसकी चारों वैलेंसी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो अपन ने कहा चारों को देखते हैं। अब अगर अपन को देखें OH किधर हो राइट, H किधर हो लेफ्ट, उसको क्या लिखते हैं, D। अपोजिट हो जाए यानी OH इधर हो जाए, H इधर हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा L। लेकिन अपन को DL नोमेनक्लेचर है वो काम में नहीं लेना, अपन को कौन सा पढ़ना है, निरपेक्ष एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसमें क्वेश्चन आता है किसका, R और S नोमेनक्लेचर। लिख के लीजिए हर साल जो है वो एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसका, RS नोमेनक्लेचर का। तो RS नोमेनक्लेचर में क्या कहते हैं, कोई भी एक कायरल सेंटर होना चाहिए, उसमें चार क्या होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, तभी वो कायरल होगा। सबसे पहले इसकी क्या दी जाती है, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी कैसे दी जाती है, तीन तरीके से। पहला एटॉमिक नंबर चेंज है सबका, परमाणु क्रमांक अलग अलग है, तो जिसका परमाणु क्रमांक अधिक है उसको वरीयता क्या दे दो, एक, फिर उससे कम वाले को दो, फिर उससे कम वाले को तीन, फिर उससे कम वाले को चार, इस तरह से दिया जाता है। और दूसरा परमाणु क्रमांक समान हो जाए तो परमाणु भार के आधार पर दोनों ही सेम हो जाए तो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट कार्बन को देखा जाता है। सबसे पहले क्या देनी चाहिए, वरीयता। फिर एक से किधर जाते हैं, दो। हाथ अगर घड़ी की दिशा में घूमता है तो उसको लिखते हैं रेक्टस, रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज, या इसको लिखते हैं पॉजिटिव, और शॉर्ट में क्या लिखते हैं, आर। अगर 1 से 2 जाते हैं और जैसे मान लो ये इधर होता तो इस तरह से घूमते हैं, तो अगर इस तरह से घूमेंगे तो ये क्या कहलाता है, सिनिस्टर कहलाता है, जिसको माइनस या फिर शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एस। तो आर का मतलब होता है क्लॉकवाइज, एस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको नीचे वीडियो में दे दिए जाएंगे, जिसको आप आराम से देख के RS नोमेनक्लेचर निकाल सकते हैं। तो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है किसका, RS नोमेनक्लेचर का। तो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, एक तो दर्पण प्रतिबिंब समावेवी और विवरिम समावेवी क्या होते हैं। फिर दो क्वेश्चन और आते हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं तो जब अणु में कायरल सेंटर क्या हो, एब्सेंट हो,
लेकिन फिर भी वो कौन सी समावयवता देते हो, प्रकाशिक समावयवता। जैसे दो कंपाउंड आते हैं यहाँ पे, एक तो आता है बाइफेनिल और एक आते हैं एलिन कंपाउंड, दो क्वेश्चन। और एक आता है जब अणु में क्या प्रेजेंट नहीं हो, कायरल सेंटर क्या हो, प्रेजेंट हो, लेकिन फिर भी वो प्रकाशिक समावयवता नहीं देते। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल आते हैं, एक तो आता है रेशमिक मिश्रण का। ठीक है, रेशमिक मिश्रण क्या होता है, जब 50% आर और 50% एस कंपाउंड को क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो वो कंपाउंड क्या बन जाते हैं, रेशमिक मिश्रण। एक क्या होते हैं मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, दो कायरल सेंटर होने चाहिए, लेकिन इनमें क्या प्रेजेंट होती है, कोई ना कोई सिमिट्री। इसको बीच में से काट दो, दो भागों में कट गया, तो जिनमें सिमिट्री पाई जाती है वो कभी भी प्रकाशिक समावयवता नहीं देते। ठीक है जी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको बताना पड़ता है कि दर्पण प्रतिबिंब यानी प्रकाशिक समावयवता बेसिकली किन में पाई जाती है, होती है तो वो दो टाइप के हो सकते हैं, दर्पण और विवरिम। फिर दो इनके क्या है एक्सेप्शन। उसके अलावा अपन को पढ़ने होते हैं यहाँ पे इनका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है किसका, आर और एस। नेक्स्ट बात करते हैं इस क्वेश्चन के अलावा सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो किसका आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला, ये किन किन में पाई जाती है, तो देखिए सबसे पहला जो है वो तो दे रखे हैं अपन को एल्किनो में। ठीक है, एलिन लिख दिया, एल्कीन में यानी डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स यानी बहुबंधों में। या फिर ये किन में पाई जा सकती है, चक्रीय कंपाउंड्स में। बहुबंधों की बात करें तो यहाँ पे एक तो पाई जाती है डबल बॉन्ड, यानी किन में होनी चाहिए, एल्कीन में। एक दे रखे हैं कौन से कंपाउंड, ऑक्जिम। ऑक्जिम क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH। ठीक है जी, इनमें पाई जाती है। एल्कीन के अंदर अगर बात करें तो समावेवी कौन से देखते हैं, सिस और ट्रांस। अधिक वरीयता एक तरफ होती है तब तो क्या कहलाता है, सिस। अलग अलग होती है तो क्या कहलाता है, ट्रांस। ऑक्जिम्स की अगर बात करें तो यहाँ पे सिस और ट्रांस की जगह काम में लिए जाते हैं सिन और एंटी। लेकिन एक ध्यान रखेंगे, यहाँ पे अगर दोनों आर आर हैं तब तो ये क्या हो जाता है, कीटोक्जिम। और अगर ये आर एच है तो ये क्या हो जाता है, एल्डोक्जिम। इन दोनों के रूल कुछ अलग अलग तरीके से हैं। अगर बात करें एल्डोक्जिम की तब तो H और OH एक तरफ होने चाहिए, तब तो बोलेंगे सिन। अपोजिट है तो एंटी। आर लगा दें कीटोन बना दें, तो कीटोक्जिम के अंदर अधिक वरीयता किसकी तरफ होनी चाहिए, OH, तब तो सिन। अपोजिट है तो एंटी। ये वाला यूनिट बहुत ही छोटा सा है, इसमें पोर्शन में पार्ट क्या था ज्यादा, तो इसके लिए इसके साथ में ज्यामितीय समावयवता के साथ साथ में एक टॉपिक और जोड़ दिया गया है, संरूपण। संरूपण को बोलते हैं कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स क्या होते हैं, जब किसी कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, सिग्मा बंध, तो ये क्या कर सकते हैं, फ्री रोटेशन कर सकते हैं। जैसे इस तरह से देखो, अब आपको मेरा सिर्फ एक ही हाथ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो यहाँ पे इस कंपाउंड में जो है यहाँ पे इस तरह से अलग अलग क्या बनेंगे, ग्रुप्स बनेंगे। तो इसके आधार पर संरूपण निकाले जाते हैं। तो संरूपण में देखिए आपने यहाँ पे क्या किस किस के संरूपण पढ़ने हैं, एक तो किसके हैं एथेन, एक किसके पढ़ने अपन को ब्यूटेन, एक अपन को किसके पढ़ने हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, तो देखो साइक्लोहेक्सेन की अगर बात करें तो आपको याद होगा इसके दो कन्फर्मर्स कौन से बनाते हैं, एक तो क्या बनाते हैं कुर्सी चेयर फॉर्म, एक क्या बनाते हैं इसकी बोट फॉर्म बनाते हैं ना। इसके अंदर देखो यहाँ पर एंगल हर बार क्या होता रहता है, चेंज। तो एंगल चेंज क्यों होता है, जब सेम ग्रुप जो होते हैं उनके बीच में एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे प्रतिकर्षण का मान क्या हो जाता है, ज्यादा। और प्रतिकर्षण को कम करने के लिए ये क्या हो जाते हैं, थोड़े से घूम जाते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में टोटल कितने स्ट्रक्चर्स बन जाती है, दो, जिसके अंदर एंगल की अगर बात करें तो अणुओं के बीच का एंगल, जैसे बोट फॉर्म की अगर बात करें तो दोनों ग्रुप किधर हैं, एक ही तरफ लगे हुए हैं, जिसमें प्रतिकर्षण को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और चेयर फॉर्म की बात करें तो दोनों जो हैं वो एक दूसरे से किधर हैं, दूर हैं, यानी 180 डिग्री पे हैं, यानी प्रतिकर्षण को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, तो दो नाम आते हैं यहाँ पे,
जब एंगल 0 डिग्री का होता है तब तो इसको बोलते हैं घर्षित, घर्षित को तो बोलते हैं एक्लिप्स्ड, और एंगल अगर 60 डिग्री का होता है तो इसको बोला जाता है सांत्रित, इसको बोला जाता है स्टेगर्ड। तो यहाँ पर बताते हैं कि खुरसी रूप जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है किसकी बजाय, नौका, क्योंकि ये किस में प्रेजेंट है, स्टेगर्ड में, ये किस में है, एक्लिप्स्ड में, और इनके बीच का कोई भी एंगल होता है तो उसको बोला जाता है गॉच फॉर्म। और अपन को पता है, आपसे कोई पूछ ले कुल 360 डिग्री में कितने सैरूपण हो सकते हैं, तो अपन बताएंगे अनंत हो सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी एंगल पे क्या कर सकता है, इसको ट्विस्ट कर सकता है। तो दो क्वेश्चन किसके पढ़ने, एक तो प्रकाशिक समावयवता और इसके साथ में कौन सा नोमेनक्लेचर है, आर एस। दूसरा ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवियों का नामकरण किया जाता है सिस ट्रांस, या फिर इनके आईयूपीएससी की बात करें तो ईजेड। ईजेड की बात करें, ई होता है एंटीजन, यानी इसका मतलब तो है विपरीत, यानी कौन सी फॉर्म, ट्रांस। जेड का मतलब होता है जुस्मान, जुस्मान का मतलब होता है साथ साथ, यानी ये कौन सी फॉर्म होती है, सिस। और इसके साथ में क्या पढ़ने अपन को, सरूपण। दोनों ही क्वेश्चन जो है वो अपने आप में बहुत ही आसान है। तो टोटल ये जो 4 क्वेश्चन है ये आप आराम से इनमें पढ़ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड यूनिट की। देखिए थर्ड यूनिट जो है उसके अंदर टोटल आपके कंपाउंड्स कितने दे रखे हैं, 6, जिसके अंदर से एक क्वेश्चन तो आता है एल्केन और साइक्लो एल्केन में से। ठीक है जी, एल्केन क्या होती है, तो अपन ने कहा जो नॉर्मल बॉन्ड है जिनमें केवल कौन से बंध पाए जाते हैं, सिग्मा, वो तो क्या बनाते हैं, एल्केन। और अगर चक्रीय में बना दे, चक्रीय के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 3, CS2 CS2 CS2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर सिंपल ऐसे, क्या बन गई है, तो अपन ने कहा साइक्लोप्रोपेन। 4 है तो साइक्लो ब्यूटेन, 5 है तो साइक्लो पेंटेन, 6 है तो साइक्लो हेक्सेन। तो अपन को पता है ये वाली जो वले होती हैं ये कम स्टेबल होती हैं, क्योंकि इनमें तनाव क्या लगता है, ज्यादा। ये वाली क्या होती है, ज्यादा स्टेबल। इसी के लिए पढ़ते हैं बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत। तो एल्केन है, नॉर्मल एल्केन्स को कैसे बनाते हैं और ये साइक्लो एल्केन्स को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन है, एक तो आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी इनके निर्माण की विधियां। तो आपको एक तो पढ़नी है इन दोनों कंपाउंड के निर्माण की विधियां, और सेकंड बात करें तो अगर ये बन जाती हैं तो इनकी केमिकल रिएक्शन से कौन सी होती हैं। देखिए इनको पढ़ने के लिए एक ट्रिक चलेगी अपने पास में। सबको पता है एल्केन जो है उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बन जाता है, एल्कीन। एल्कीन के ऑक्सीडेशन से क्या बन जाता है, एल्कोहल। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन से एसिड। तो एल्केन बनानी है तो एसिड का रिडक्शन करा दो, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन, एल्कोहल का रिडक्शन, या फिर एल्किन का रिडक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं वो अपन को पढ़नी है। फिर इसकी क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के अंदर कौन कौन सी आती है, जैसे हेलोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हेलोजनीकरण। NO2 ग्रुप का जुड़ना क्या कहलाता है, नाइट्रोजनीकरण। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। हाइड्रोजन और हेलोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हाइड्रोहेलोजनीकरण। तो इस टाइप की अपन को रिएक्शन से पढ़नी है। सेकंड अगर बात करें तो उसमें कौन कौन से कंपाउंड आ जाएंगे, एक तो एल्किन, एक क्या आ जाएगी, साइक्लो एल्किन, साइक्लो एल्किन, और एक इसके साथ ही एल्काडाइइन। देखो एल्कीन का मतलब क्या होता है, CS2 डबल बॉन्ड CS2, जिनमें क्या बोला जाता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। साइक्लो एल्कीन का मतलब वही है कि क्या होना चाहिए, साइक्लिक, और कम से कम एक क्या होना चाहिए उसमें, डबल बॉन्ड। 3 सदस्य बनाए तो इस तरह से, 4 बनाए तो इस तरह से, 5 सदस्य में यहाँ 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 कहीं पे भी एक डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। ऐसे 6 सदस्य में भी क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। एल्काडाइंस की बात करें तो ये देखो फिर से 3 टाइप की होती हैं। डाइइन का मतलब है ये कितने होनी चाहिए, लगातार 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए। देखो लगातार जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, से सबसे पहले देखो डबल बॉन्ड जो है उसके के आधार पर ये कितने प्रकार की होती हैं, 3। क्या, जब डबल बॉन्ड क्या हो, लगातार, इसको बोला जाता है क्यूमुलेटेड डाइइंस। ठीक है,
सेकंड देखिए, एक को छोड़कर क्या हो, एक डबल बॉन्ड, यानी एक डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल फिर एक डबल बॉन्ड, इस तरह से इसको क्या बोला जाता है, संयुग्मित डाइईन। ये सबसे स्टेबल होती है, इसको क्या बोलेंगे अपन, कॉन्जुगेटेड डाइईन। तो थर्ड जो होती है वो क्या होती है, आइसोलेटेड। इसमें कहीं पर भी क्या होने चाहिए, डबल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, बस एक का अंतर नहीं हो, या तो लगातार नहीं होना चाहिए या एक को छोड़ के नहीं होना चाहिए, यानी दो या तीन के छोड़ने के बाद डबल बॉन्ड होता है। ये कौन सी होती है, आइसोलेटेड, इसको बोलते हैं विलगित। ये सबसे कम स्टेबल होती है, और इनकी बात करें तो ये सबसे ज्यादा। तीनों की जो रिएक्शन होती है वो लगभग सेम टाइप की होती है। क्यों, क्योंकि अपन को पता है डबल बॉन्ड है वो कौन सी रिएक्शन देता है, हमेशा योगात्मक। योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जिसमें डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे, और यहाँ पे जैसे एक डबल बॉन्ड टूटेगा तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 सिग्मा। जैसे अगर यहाँ दोनों हाइड्रोजन जोड़ दें तो क्या हो जाएगा इसका अपचेन, दोनों हेलोजन जोड़ दें तो हेलोजनीकरण, एक H और एक X जोड़ दें तो हाइड्रो हेलोजनीकरण, ऑक्सीकरण करा दें तो KMnO4 से रिएक्शन। यानी इस टाइप से अपन को इनकी रिएक्शंस पढ़नी है। तीनों की रिएक्शंस लगभग कैसी होती हैं, एक जैसी। इसमें खुली चेन श्रृंखला है, इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और उसमें डबल बॉन्ड एक की जगह कितने हैं, 2 हैं, तो रिएक्शन भी कितनी बार हो जाएंगी, 2 बार। और लास्ट जो कंपाउंड दे रखा है वो दे रखा है एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो कैसे बनाते हैं, जैसे डबल बॉन्ड बनाते हैं वैसे ट्रिपल बॉन्ड, बस रिएक्शन कितनी बार करानी पड़ेगी अपन को, 2 बार। जैसे एल्केन से कराते हैं, एल्केन क्या होते हैं, CH3CH3। तो देखो इसकी रिएक्शन कराएं, ऑक्सीडेशन करा दो, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। एक बार कराया तब तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस H को इधर लिख दूं मैं, एक बार और ऑक्सीडेशन करा दो तो क्या बन जाएगी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। हो गया। एक बार H और OH को हटाया, एक बार H और X को हटा दो, हट रहा है तो क्या कहलाएगा, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। दोनों जगह X ले लो, वी हेलोजनीकरण। इसकी जगह अगर H और OH ले लें तो जल हट रहा है तो क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण। यानी इस तरह से बहुत ही सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है, इनको बनाने की मेथड्स भी बहुत सिंपल हैं, और इनकी केमिकल रिएक्शंस जो है वो भी हैं काफी सिंपल। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड्स हैं इनमें से एल्केन और साइक्लो एल्केन है, उसमें से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, और बाकी के जो कंपाउंड्स हैं उनमें से भी कितना क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, एक। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट यूनिट की बात करें, एरीन और एरोमेटिसिटी। ये वाली यूनिट जो है ये भी बहुत ज्यादा आसान है, आप इसके दोनों क्वेश्चन हैं वो बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, इसके भी और इनके भी। कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, 2। कौन कौन से, देखिए सबसे पहले बात आती है एरीन वाले कंपाउंड्स की। एरीन कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें एक तो एरोमेटिक वाले होने चाहिए और एक इस पर एलिफेटिक ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, दोनों को मिला के क्या कहते हैं, एरीन कंपाउंड कहते हैं। देखो दूसरी बात करें किसकी, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता। तो एरोमेटिकता जो है इसमें से 2 क्वेश्चन कैसे बनेंगे, पहला एरोमेटिकता कैसे देखी जाती है, तो अपन ने कहा सबसे पहले क्या होने चाहिए, वले वाले कंपाउंड एरीन्स होने चाहिए। तो इनके लिए देखा जाता है हक्कल का रूल। हक्कल रूल क्या कहता है, जो कंपाउंड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले कौन से होते हैं, एरोमेटिक, दूसरे कौन से होते हैं, नॉन एरोमेटिक, और थर्ड की अगर बात करें तो कौन से होते हैं, एंटी एरोमेटिक। देखो बहुत ही आसान है, क्या कहते हैं एरोमेटिक, जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी जिनमें 2, 6, 10 इनकी संख्या में क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। पाई का मतलब समझना, एक पाई मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो यहाँ पे जैसे बेंजीन दे दें, बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 3, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। यानी ये कैसा यौगिक है, एरोमेटिक। जिनके अंदर 4 के गुणज में हो, 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो, यानी कितने होने, 4, 8, 12 इस तरह से। जैसे ये है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई बॉन्ड, कितने हो गए, 4। ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक। और जो इन दोनों के बीच में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन एरोमेटिक कहलाते हैं। तो देखो इन रूल की पालना होनी चाहिए,
यौगिक समतलीय होना चाहिए और बॉन्ड जो है वो एक स्थान से कहाँ जाने चाहिए, दूसरे स्थान, डीलोकेलाइज होने चाहिए, विस्थानीकृत, ये इधर आया, ये इधर और ये इधर। वो यौगिक कैसे होते हैं, एरोमेटिक। स्थायित्व की बात करें, सबसे ज्यादा होते हैं एरोमेटिक, फिर होते हैं नॉन एरोमेटिक, और सबसे लास्ट में कौन से होते हैं, एंटी एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, अब आते हैं एरोमेटिक की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले कौन सा कंपाउंड पढ़ते हैं अपने, बेंजीन। तो क्वेश्चन क्या आते हैं कि बेंजीन जो होती है उसको निर्माण की विधियां कैसी होती हैं। तो बेंजीन जो होती है इसमें 3 पाई बॉन्ड होते हैं, यानी ये संरचना कैसी होती है, एरोमेटिक। अगर इसकी पूछ ले अणु कक्षक तो आपको कैसे बना देने हैं, ये साइक्लोहेक्सेन। हर जगह पे कौन से कक्षक होते हैं इसमें, पी कक्षक। ऊपर वाली पालियों से क्या करती हैं, अतिव्यापन। तो आधा पाई बॉन्ड तो बन जाता है ऊपर और आधा पाई बॉन्ड कहाँ बन जाता है, नीचे। पूछे जाते हैं इनको बनाने की विधियां कैसी है। तो बेंजीन को बनाने के लिए बहुत सारी विधियां दे रखी हैं, वो आपको पढ़ लेनी है। लेकिन ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं में से। तो देखो बेंजीन की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं 2 प्रकार की। क्वेश्चन आता है कि बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं और डबल बॉन्ड वाले यौगिक कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं, योगात्मक। लेकिन बेंजीन जो होती है वो योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं देती। ये कौन सी अभिक्रियाएं देती हैं, प्रतिस्थापन। और प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, इलेक्ट्रॉन से नहीं और नाभिक से नहीं। एक बार मुक्त मूलक को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मुक्त मूलक हमेशा किससे रिएक्शन करता है, मुक्त मूलक से करता है। तो इलेक्ट्रॉन से नहीं जुड़ेगा तो उसके कारण यहाँ पे सब जगह क्या प्रेजेंट है, H, वो हट जाएगा। तो एक जुड़ेगा एक हटेगा, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन, नाभिक से नहीं। तो ऐसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया अधिक देती है। तो उसका कारण है क्योंकि बेंजीन में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 6। नाभिक स्नेही क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या पाई जाती है, अधिकता। इसलिए नेगेटिव नेगेटिव में क्या लगता है, रिपल्सन। इसलिए ये नाभिक स्नेही की बजाय कौन सी अभिक्रियाएं अधिक देती हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। देखिए इन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में से क्वेश्चन आता है, कितनी रिएक्शंस हैं। तो देखो कोई भी ऐसा ग्रुप जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो उसको इस पे जोड़ देना है और H को यहाँ से हटा देना है। मुख्य मुख्य देखिए, पहला क्या कहेंगे, HNO3 से रिएक्शन करा दें या फिर HNO3 प्लस H2SO4, इसको बोलते हैं नाइट्रिक मिश्रण। इससे क्या बनता है, NO2 प्लस। जिस पे भी प्लस होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो देखो बेंजीन से H हट गया और NO2 आके जुड़ गया। NO2 का जुड़ना क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन। दूसरा देखो सेकंड, अगर बात करें सल्फोनिफिकेशन की तो H2SO4, इससे रिएक्शन कराएंगे। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, SO3 प्लस। H हट जाएगा और आके कौन जुड़ जाएगा, SO3H। इसका जुड़ना क्या कहलाता है, सल्फोनीकरण। थर्ड देखिए X2 से रिएक्शन करा दो, एक हेलोजन पे प्लस एक पे माइनस, प्लस वाला जोड़ना है। हेलोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हेलोजिनेशन। क्या कहलाता है, हेलोजनीकरण। अब यहाँ पे आप X2 की जगह क्लोरीन ले लो तो क्लोरीनीकरण हो जाएगा, ब्रोमीन ले लो ब्रोमीनीकरण हो जाएगा, आयोडीन ले लो तो आयोडीनीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, इधर लिख देती हूँ मैं। फ्रीडल क्राफ्ट में देखिए अगर आरक्स से अभिक्रिया कराते हैं तो इस पे क्या आता है, प्लस और इस पे माइनस। तो क्या कहेंगे, बेंजीन से H हट जाएगा, अक्स आके जुड़ जाएगा। इस रिएक्शन का नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, एल्कलीकरण FCA। और अगर अपन रिएक्शन किससे करा दें, इससे एसिल हैलाइड, तो बताओ यहाँ पे आके कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, एसिल। और एसिल ग्रुप का जुड़ना कहलाता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। ऐसे ही और बहुत सारी रिएक्शन होती है, जैसे मरकरी का जुड़ना क्या कहलाता है, मरकरीकरण, मर्क्यूरीकरण कहलाएगा। इस तरह से कोई भी ऐसा पॉजिटिव चार्ज वाला ग्रुप है वो अपन यहाँ पे जोड़ सकते हैं। लेकिन बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन के 5 एग्जाम्पल याद रखने हैं। वो कौन सी है, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हेलोजनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। ठीक है, देखिए योगात्मक की बात करें, बेंजीन योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं देती, लेकिन आपके सिलेबस में 3 एग्जाम्पल ऐसे दे रखे हैं जहां पर ये कौन सी अभिक्रियाएं देती है, योगात्मक। वो तीनों रिएक्शन आपको पढ़नी है। जैसे एक तो दे रखी है ओजोन के साथ अभिक्रिया, तो ओजोन के साथ जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसका क्या बन जाता है, ओजोनाइड।
और जब उसका क्या करा दें, जल अपघटन, तो इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण, इसको बोलते हैं ओजोनी अपघटन। सेम ये पढ़ने के बाद आपको सेकंड जो कंपाउंड है वो पढ़ना है, बेंजीन पे CH3 यानी कोई भी एल्किल ग्रुप लगा दे, जैसे टोलुइन बन गया, तो ये तो हो जाएगी एल्किल बेंजीन। बेंजीन के ऊपर क्या लगा दें, कोई CH डबल बॉन्ड CH2 वाला ग्रुप डबल बॉन्ड वाला, और एक अपन क्या लगा सकते हैं बेंजीन पर, CH ट्रिपल बॉन्ड CH वाला ग्रुप लगा सकते हैं। और एक और लगा सकते हैं, बेंजीन के ऊपर बेंजीन ही लगा दो, तो बेंजीन और इसके ऊपर है बेंजीन, ये वाला जो कंपाउंड है इसमें से फिर से क्वेश्चन आते हैं, ये कौन सा है, बाइफेनिल यौगिक। इन तीनों के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो बस ये ध्यान रखना वही सारी रिएक्शन होंगी जो बेंजीन की होती हैं। बेंजीन पे कोई सा भी हाइड्रोजन हटा सकते थे, अब यहाँ कोई से की बजाय पहले से एक ग्रुप है, तो जितनी भी विक्रियाएं होंगी वो सारी की सारी कहाँ से संपन्न होंगी, ऑर्थो और पैरा से, यानी CH3 की ऑर्थो नेक्स्ट पोजीशन और पैरा की बात करें तो ये वाली। सेम इसकी सारी रिएक्शंस कहाँ से होती हैं, ऑर्थो और पैरा। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं देता। बाइफेनिल कंपाउंड कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ उल्मान रिएक्शंस वगैरह हैं, गाटरमान अभिक्रियाएं वगैरह हैं, तो इस तरह की नेम रिएक्शन वगैरह दे रखी है, सैंडमेयर अभिक्रिया वगैरह, वो याद रखनी है। और बाइफेनिल यौगिकों के अंदर अगर बात करें इलेक्ट्रॉन्स नहीं की, तो देखो कोई भी एक रिंग की ऑर्थो या पैरा स्थिति से क्या करा देना आपको, इसकी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, यानी जितने भी कंपाउंड है उनकी सबकी रिएक्शंस क्या होती हैं, लगभग सेम। और रिएक्शंस कौन से है, इसका वीडियो मैं आपको यहाँ पे नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो आप एक बार देख लेना ताकि आपको रिएक्शन से याद हो जाए। ये तो आता है इसका एक क्वेश्चन। अब आता है इसका सेकंड पोर्शन। सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो पूछा जाता है कि ये बेंजीन है, इस बेंजीन पे पहले सब हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, अब मान लो अपन ने एक हाइड्रोजन को हटा के एक कोई ग्रुप जोड़ दिया Z, तो देखो इस Z को अपन ने जोड़ा, तो यहाँ पे या तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन देगा यानी बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएगा, या ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर देगा, कम। उससे क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन्स ने आके आसानी से जुड़ रहा था, अब देखो अगर मान लो ये क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है यानी इलेक्ट्रॉन दाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज, इसको पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए, रिएक्शन क्या हो जाएंगी, थोड़ी स्पीड अप। कहाँ जोड़ेगा, वही वापस है, सभी प्रोडक्ट कहाँ से बनेंगे, तो अपन ने कहा ऑर्थो और पैरा, यानी बेंजीन पे अपन ने एक ऐसा ग्रुप जोड़ दिया है जो किसी भी ग्रुप के आके जोड़ने के लिए कह रहा है कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा, इसको बोलते हैं ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह है। ठीक है जी, ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह कौन से होते हैं, जिनमें +I +H या +R प्रभाव लगता है, जैसे कोई भी मैथिल ग्रुप होते हैं या फिर कोई भी लोन पेयर वाले NH2 ग्रुप वगैरह होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता। सेकंड देखिए, अगर अपन ने यहाँ पे कोई ग्रुप जोड़ा जो इलेक्ट्रॉन देने की बजाय इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन ग्राही है, तो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को क्या कर दिया, कम। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, पहले से इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी। तो बताओ कहाँ कमी हो गई, ऑर्थो और पैरा पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव पे पॉजिटिव जुड़ता है क्या, नहीं। तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल, अब बची खुची जगह कहाँ बच गई, मेटा, तो यहाँ पे कौन सी स्थिति पे जोड़ता है, मेटा। ऐसा कोई ग्रुप जो बेंजीन पे जुड़ के नेक्स्ट ग्रुप को मेटा स्थिति पे जुड़ने का निर्देश देता है, वो क्या कहलाता है, मेटा निर्देशी। ठीक है जी, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी ग्रुप दे देता आपको जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, जैसे साइनाइड है, COOH है, NO2 ग्रुप है, ये हमेशा कैसे निर्देशी होते हैं, मेटा, यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि टोलुइन जो होती है, यानी कौन सा ग्रुप जोड़ दिया, CH3, इसकी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अधिक होती हैं किसकी बजाय, नाइट्रोबेंजीन की बजाय, क्यों, क्योंकि ये तो कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, विड्रॉइंग। इसी तरह से देखो अगर कोई ग्रुप बेंजीन में इलेक्ट्रॉन देता है तो वो कहलाता है सक्रियणकारी, एक्टिवेटिंग, और कोई ग्रुप अगर जुड़ के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है तो वो क्या कहलाता है, विसक्रियणकारी। तो जितने भी ऑर्थो पैरा निर्देशी हैं वो कैसे होते हैं, सक्रियणकारी, मेटा निर्देशी कैसे होते हैं,
विसक्रियणकारी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ क्या याद रखने होते हैं, ऑर्थो पैरा निर्देशी कौन से होते हैं, और यहाँ पर जब कोई इलेक्ट्रॉन दाता जुड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अधिक होती हैं, और होती कहाँ से है, ऑर्थो पैरा से। और जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्राही जुड़ता है तो कम हो जाती है रिएक्टिविटी, और जुड़ते कहाँ से हैं, बेटा से। ठीक है, ये है अपनी यूनिट 4। तो मैंने आपको बता दिए कि आप इसके दोनों क्वेश्चन हैं वो आसानी से क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की बात करते हैं यूनिट 5। 5th यूनिट भी बहुत आसान है, इसके भी आप दोनों क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर ढंग से पढ़ेंगे। देखिए क्या है इसमें, दोनों सेपरेट सेपरेट क्वेश्चंस कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा एल्किल हैलाइड, और एक क्वेश्चन बनेगा किसका, एरिल हैलाइड। देखिए एल्किल हैलाइड कौन से होते हैं, जब हेलोजन को किसके साथ जोड़ दें, आर के साथ। और एरिल कौन से होते हैं, जब हेलोजन को किस पे जोड़ दें अपन, बेंजीन पे। ये क्या बन जाते हैं, एरिल हैलाइड। अब देखो अगर ये कार्बन है, ये 3 टाइप के हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। हेलोजन किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो अन्य एक कार्बन से है तो 1 डिग्री। हेलोजन जिस पे जुड़ा हुआ है वो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री। और कार्बन में हेलोजन जिससे जुड़ा हुआ है वो अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री। बात करें नंबर की, अगर किसी ग्रुप पे, ठीक है, जैसे CH4 था, हेलोजनीकरण करा दो, हेलोजन जोड़ दो, यहाँ से क्या निकल जाएगा, HX। एक हेलोजन जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं मोनोहेलाइड। मोनोहेलाइड फिर 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। एक और बार हेलोजनीकरण करा दें, एक और HX हट जाएगा, 2 हेलोजन जुड़ जाएंगे, इसको बोलेंगे डाईहेलाइड। एक बार और हेलोजनीकरण करा दें, 3 हेलोजन जुड़ जाएंगे, क्या कहलाएगा, ट्राईहेलाइड। एक और हेलोजन जोड़ दें, CH4, क्या कहलाएगा, टेट्राहेलाइड। तो आपके ये सारे सिलेबस में है, एक हेलोजन जुड़ता है, 2 जुड़ता है, 3 जुड़ता है या 4। 4 वाले में अपन को पढ़ना है CCl4। क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं, क्या इसकी केमिकल रिएक्शन होती है, इसके उपयोग क्या है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ट्राई के अंदर पढ़ेंगे CHCl3, क्लोरोफॉर्म वगैरह कैसे बनाते हैं इसको। अगर इसका हेलोजनीकरण करा दें तो क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म। इससे इसका हेलोजनीकरण करा दो, क्या बन जाएगा, टेट्रा क्लोराइड। अब देखो इससे कौन सी गैस बनती है, फॉस्जीन, जो कैसी होती है, विषैली वगैरह होती है, यानी इसकी केमिकल रिएक्शन, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, निषेचक वगैरह में। डाईहेलाइड्स की बात करें तो एक पर ही 2 हेलोजन जोड़ दें तो अब तो इसको बोलते हैं जेम डाईहेलाइड, 1-2 पे जोड़ दें तो इसको बोलते हैं विष डाईहेलाइड, और श्रृंखलाओं के लास्ट में जोड़ते हैं तो टर्मिनल डाईहेलाइड। और मोनोहेलाइड तो सिंपल ही है, क्या करना है, कोई भी ग्रुप को हटाना है और हेलोजन को लगाना है। तो एक क्वेश्चन तो आता है इसमें से, यहाँ से नॉर्मल बनाने की विधि और इसकी केमिकल रिएक्शंस। एक क्वेश्चन आता है वो किससे पूछा जाता है, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड को बनाने के लिए वही रिएक्शन, गाटरमान अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया वगैरह आपको याद रखनी है कि हेलोजन है तो बेंजीन पे कोई ग्रुप होगा उसको हटा कर क्या लाना है अपन को, हेलोजन। एक कंपाउंड जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है किसका, DDT। DDT जो होता है वो क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथीन, यानी इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, एथीन होना चाहिए, एक पे तो क्या लगे होने चाहिए, ट्राइक्लोरो, एक पे क्या लगे होने चाहिए, डाइफेनिल। तो ये तो 2 क्या हो गए, फेनिल ग्रुप, और डाइक्लोरो है तो इन पे 2 क्लोरो, तो नाम हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथीन। ठीक है, ये क्या होता है, कीटनाशी वगैरह होता है। एक पूछा जाता है कौन सा, BHC, बेंजिल हेक्सा क्लोराइड। तो अपन ने कहा था 4th यूनिट में क्वेश्चन पूछता है कि बेंजीन की योगात्मक अभिक्रियाएं कौन सी होती है, तो अपन ने कहा बेंजीन योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं देती, लेकिन BHC जो होता है वो किसका उदाहरण होता है, योगात्मक का। देखो क्या होता है, ये बेंजीन है, सब जगह पे बेंजीन में एक एक क्या जुड़ा हुआ होता है, हाइड्रोजन। लेकिन अगर इसकी अभिक्रिया अपन किससे करा दें, क्लोरीन से, कितने क्लोरीन काम आएंगे, 3 मोल, यानी टोटली 6। तो क्या होंगे, योगात्मक अभिक्रिया का मतलब डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे दोनों तरफ कौन जुड़ेंगे, सिग्मा बॉन्ड, CL तो देखो 3 डबल बॉन्ड थे सारे टूट गए, पहले से क्या जुड़ा हुआ था, H, एक क्या जुड़ गया, Cl, फिर एक H एक Cl,
H को नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी सब जगह क्या जोड़ दिए, Cl। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C6H6 Cl6, यानी इसको बोलते हैं 666, या इसका नाम होता है बेंजिल हेक्साक्लोराइड। एक क्वेश्चन तो ये पूछता है। और इस वाली यूनिट के अंदर दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट होते हैं। एक पूछता है कि जब एल्किल हैलाइड बनाते हैं तो यहाँ पर आपको पता है कौन सी विक्रियाएं होती हैं, तो एल्कोहल से बनाते हैं तो यहाँ पे होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जैसे देखो ये ROH है, इसकी विक्रिया किससे करा दो, HX से। एल्किल हैलाइड बनाना है, यहाँ से क्या हट जाएगा, H2O, क्या बन जाएगा, RX प्लस H2O। यानी क्या है, एक नेगेटिव चार्ज दूसरे के कारण हट रहा है, तो एक हटता है एक जुड़ता है तो प्रतिस्थापन, नेगेटिव के कारण जुड़ रहा है तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। यानी ये विक्रिया जो है इसकी मैकेनिज्म दो टाइप की होती है। नाभिक स्नेही को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक का ऑर्डर होता है SN1, एक होती है SNA2। तो इन दोनों की पूछ लेता है मैकेनिज्म। और इसी तरह से जब कोई एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं किससे, HOH से, यहाँ से क्या हट जाएगा, HX, यहाँ पर आके क्या जुड़ जाएगा, OH। तो देखो जब इनकी अभिक्रियाएं होती हैं तो याद रखेंगे अपन कि एल्किल हैलाइड कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं, विलोपन अभिक्रियाएं। और विलोपन अभिक्रिया की बात करें तो ये भी दो टाइप की होती हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन E1 और एक ये E2। इन दोनों के मैकेनिज्म है ये भी, लेकिन ये दोनों ही क्वेश्चन जो है वो पिछली बार पूछ लिए गए हैं। तो अब यहाँ से एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कोई भी हैलाइड जो है वो कितने टाइप के होते हैं, तो अभी आपको बताया था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ऐसे ही होता है CH2 डबल बॉन्ड CH अक्स, इसको बोलते हैं कौन सा, एलिल। और एक बेंजीन पे जोड़ दे तो इसको बोलते हैं कौन सा, CH2 अक्स, इसको बोलते हैं बेंजिल। पूछ लेता है इन सभी हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्या बताओ, क्रम बताओ। तो इनकी क्रियाशीलता देखो सबसे ज्यादा किसकी होती है, बेंजिल की। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ से हेलोजन हट जाएगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, वो कैसा बनेगा, स्टेबल। इसके बाद कौन होते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो गया, CH2 अक्स। ये एलिल वाला गलत बना दिया हमने, CH2 अक्स। इसके बाद में कौन होता है 3 डिग्री, CH3 कार्बन CH3 अक्स। इसके बाद में कौन होता है 3 डिग्री के बाद में इधर लिख रही हूँ 2 डिग्री, CH3 CH अक्स CH3। और उसके बाद में कौन होता है 1 डिग्री हैलाइड। तो सबसे पहले कौन आता है, बेंजिल, फिर कौन आता है, एलिल, उसके बाद में 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यहाँ तो क्यों, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो किससे देखते हैं, प्लस आई और प्लस एच। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस आर। और याद रखेंगे आर इफेक्ट ज्यादा प्रभावी होता है किस पर, आई पर। ठीक है, तो ये है अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें से दो क्वेश्चन बहुत आसान है इस यूनिट के, दो क्वेश्चन इस यूनिट के बहुत आसान है, दो क्वेश्चन इस यूनिट के भी और दो क्वेश्चन इस यूनिट के भी। टोटल कितने हैं अपने पास में 10। ये वाली यूनिट है, इसमें केमिकल रिएक्शंस थोड़ी ज्यादा है क्योंकि इसमें सारे कंपाउंड ही कंपाउंड दे रखे हैं। इनमें कंपाउंड्स के अलावा और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, जैसे BHC कंपाउंड पूछ लिया, DDT पूछ लिया, क्लोरोफॉर्म वगैरह पूछ लेते हैं। तो आप इनमें से जो आपको अच्छे लगे वो 3 क्वेश्चन आप इसमें से पढ़ सकते हैं। इसी तरह से अपन बनाएंगे नेक्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।